इसमें बात कही गई है ये समरी ट्रायल की, जिसमें पेटी केसेस में समरी ट्रायल चलाया जाएगा जो कि लेस सीरियस केसेस जैसे थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन। सर इसमें क्या बदलाव हुआ है और अभी वर्तमान में क्या प्रणाली? देखिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद ICS लखनऊ के YouTube चैनल पर। और आज हम मौजूद हैं एक नए लीगल अपडेट के साथ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हर वो बच्चा जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे प्रैक्टिस कर रहा है या जितने हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, सभी लोग और इवन वो बच्चे जो भी कॉलेजेस में हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। कल ही संसद में 3 नए बिल्स को पेश किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून अब स्थान लेंगे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चल रहे पुराने 3 लॉज का, यानी IPC, CRPC और एविडेंस। भारतीय दंड संहिता, जिसे अब तक IPC कहा जाता था, उसे अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। CRPC, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता था, उसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा। और भारत इंडियन एविडेंस एक्ट, उसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा। ये तीनों ही लॉज ऐसे हैं जो जिनके बिना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल ही नहीं सकता, चाहे वो हमारे सब्सटैंटिव लॉज हो, चाहे प्रोसीजरल लॉज हो। अगर हम नए संशोधन की बात करें तो अब तक जिसे हम IPC कहते थे उसमें 511 सेक्शंस होते थे, अब उसमें टोटल 356 सेक्शंस होंगे, 356 सेक्शन, यानी 8 नए, इसमें 175 सेक्शंस को संशोधित किया गया है, 8 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 22 पुराने सेक्शंस को रिपील किया गया है। अगर बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, यानी जो CRPC हुआ करता था, उसमें आपको याद होगा पहले टोटल 484 सेक्शंस हुआ करते थे, 484 सेक्शंस हुआ करते थे। अब उसमें उनकी संख्या को बढ़ाकर टोटल 533 कर दिया गया है, 533 सेक्शंस कर दिए गए हैं। 160 सेक्शनों में संशोधन किया गया है, 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 9 पुराने सेक्शनों को रिपील कर दिया गया है। अब आखिर प्रश्न उठता है कि आखिर इन सारे कानूनों को बदलने की, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कल गृह मंत्री ने संसद में अपने व्याख्यान में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा देश अब अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, अमृत काल को पूर्ण कर चुका है और अब हम अपने आजादी के 100 वर्ष पूरा करने पर अग्रसर हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को जो 5 प्रण लिए थे, जिसमें से एक प्रण था कि गुलामी के जितने भी पुराने प्रतीक हैं, गुलामी की निशानियां, हमको मिटाना है। और 1860 का कानून जो चलता आ रहा था वो 2023 की परिस्थिति के हिसाब से, 2023 के समाज के हिसाब से अनुकूल नहीं बैठता है। इसलिए अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन 3 नए कानूनों को लाया गया है और अब देखना यह होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नई नई चीजें जोड़ी जाती हैं, कौन कौन से नए सेक्शंस ऐड होते हैं। जैसे कि अब तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भी सेक्शन जोड़ दिया गया है, टेररिज्म के लिए भी जोड़ दिया गया है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, फॉल्स रिलेशनशिप्स, मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, फेक डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे नए कानूनों को भी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए जो आपके मन में प्रश्न है कि क्या हमारे IPC, CRPC एविडेंस समाप्त हो गए हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट कर लें कि ये अभी 3 विधेयक हैं, 3 बिल हैं जो अभी लोकसभा में पेश किए गए हैं और ये एक्ट तब बनेंगे जब ये लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम राष्ट्रपति की असेंट प्राप्त करने के बाद, उनके हस्ताक्षर होने के बाद कानून के रूप में आएंगे, तब इनको लागू किया जाएगा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे लॉ एक्सपर्ट अमित सर को, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन 3 कानूनों को लागू करने से क्या नए प्रभाव पड़ेंगे, क्या कौन से नए सेक्शन जोड़े गए हैं, क्या नई चीजें होंगी और अब हमारी तैयारी का तरीका, पढ़ने का, समझने का क्या होगा। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त निकालने के लिए। इस समय हमारे इंस्टीट्यूट में जुडिशियल सर्विसेज के, यूपी जुडिशरी के मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, लगातार उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो सर उसमें काफी बिजी रहते हैं और आज स्पेशल रिक्वेस्ट पर सर ने इतने बिजी शेड्यूल में समय निकाला है। सर, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसा कि आपने देखा ये 3 नए बिल्स को पेश किया गया, सर इससे आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी न्यायिक व्यवस्था?
देखिए जो प्रोविजंस है, तो मैक्सिमम प्रोविजन ऐसे प्रोविजन है जो पहले भी थे और मेरे ख्याल से इस बिल में भी है। कुछ चीजें हैं जिन्हें वाकई में संशोधित करना चाहिए था। जी। तो जैसे 1870 में हम अगर बात करें तो सेडिशन जो था, सेडिशन को जोड़ा गया था इंडियन पीनल कोड में, और वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि लोगों का शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज से जोड़ा गया था। लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाते थे, इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी उसके अगेंस्ट खड़े ना हो पाए, तो इसलिए उसको जोड़ा गया था। तब से अब तक अगर हम बात करें कि 124 ए जो था, इसको हटाए जाने की आवश्यकता थी और हटाया जाना भी चाहिए था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर से एम्बिगुअस भी है, इसमें काफी एम्बिगुइटी है। और अगर इसको नहीं हटाया गया होता तो आगे की जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट्स भी कहीं ना कहीं पर से इससे मिसयूज करती रहती। तो खैर, मैं ये जो गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया गया 124 ए को हटाया गया, तो कहीं ना कहीं पर से ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ऐसी आवश्यकता भी थी, और इसको कई बार इस पर डिस्कशन भी हुआ कि 124 ए जो है, 124 ए अपने आप में एम्बिगुअस है, तो इसको हटा देने से ये हुआ कि लोग जो हैं, लोगों का के खिलाफ गवर्नमेंट के द्वारा, या जो पहले की भी गवर्नमेंट्स रही, अंग्रेजों ने जो शोषण किया, तो शायद अब वो समस्या जो है, उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सर, इसमें बात कही गई है ये समरी ट्रायल की, जिसमें पेटी केसेस में समरी ट्रायल चलाया जाएगा, जो कि लेस सीरियस केसेस जैसे थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन। सर, इसमें क्या बदलाव हुआ है और अभी वर्तमान में क्या प्रणाली? देखिए, एक्चुअली ये समरी ट्रायल जो है, समरी ट्रायल का प्रोविजन इसलिए किया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ताकि जो मैटर्स हैं, मैटर काफी लंबे लंबे समय तक सुने जाते थे, तो समरी ट्रायल में छोटे मामले होते थे और उनको कम समय लेकर के वो मैटर्स जो थे, उन मैटर्स को कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता था। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं, जब समरी ट्रायल को देखते हैं, तो जजेस जो होते हैं, जो ज्यादा कॉम्पिटेंट जजेस होते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट जजेस के द्वारा समरी ट्रायल को सुना जाता है, उनको डिसाइड किया जाता है। लेकिन ये मैटर्स जो होते हैं, मैटर्स छोटे होते हैं। इसके पीछे रीजन ये हुआ करता था कि अगर कम कॉम्पिटेंट जजेस या कम एक्सपीरियंस जजेस जो है, किसी लॉन्ग प्रोसेस को अगर शॉर्ट प्रोसेस में करेंगे और मैटर को डिसाइड करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं पर से गलती होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। समरी ट्रायल में होता क्या है कि समन प्रोसेस जो होता है, समन प्रोसेस को ही अपनाया जाता है। अब जो ट्रायल होता है, ट्रायल का प्रोसेस काफी शॉर्ट में कर दिया जाता है, जिससे मैटर्स जो है, मैटर्स को जल्दी से डिसाइड कर दिया जाए। किन किन मैटर्स की समरी ट्रायल की जा सकती है, तो वो मैटर्स भी ऑलरेडी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि इन इन मैटर्स पर समरी ट्रायल किया जा सकता है। सर, एक और बात कही गई है कि अब हर जिले में एफआईआर, जीरो एफआईआर और ईएफआईआर ऑफिसर्स खोले जाएंगे। ये पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि इन्फॉर्म विक्टिम विद इन द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज। तो सर, जीरो एफआईआर, ईएफआईआर और ये प्रावधान जोड़ा गया है, जो कि प्रधान कल गृह मंत्री जी ने भी कहा कि वो दंड जो थे, वो प्रावधान जो थे, वो दंडित करने के लिए थे और इनका उद्देश्य न्याय देना है। तो सर, इन दोनों में हम सर क्या फर्क देखते हैं? एक्चुअली जीरो एफआईआर का कोई कॉन्सेप्ट या जीरो एफआईआर का कोई प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं हुआ करता था जी। और जीरो एफआईआर हम लोग सुनते हमेशा से चले आए, तो ये कहीं ना कहीं पर से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू निकला था जी। बाकी एफआईआर लिखना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, मैंडेटरी है, ये 154 में पहले से ही लिखा हुआ है जी। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता है जी। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, जिसमें सबसे फेमस केस जो है अभी तक का ललिता कुमारी का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि एफआईआर लिखना पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी। अब बात आती है कि जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, मना करते हैं कि ये मेरे पुलिस स्टेशन का मामला नहीं है, तो मैं इस मैटर को या इस मामले पर एफआईआर लॉन्च नहीं करूंगा। तो अब बात आती है कि अगर पुलिस स्टेशन का मामला नहीं है, तो क्या उनको एफआईआर लॉन्च करना चाहिए या एफआईआर लॉन्च नहीं करना चाहिए? तो हुआ क्या कि जब हम 154 पढ़ते हैं, तो 154 में कहीं पर भी पुलिस स्टेशन या जुरिस्डिक्शन जैसे किसी शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया। तो इसलिए मामला चाहे जहां कहीं का भी हो, पुलिस ऑफिसर जो हो, पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है, उसको एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। अब जो जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट था, वो इसी से निकल के आया कि अगर उस पुलिस स्टेशन का मामला नहीं, मामला कहीं और का है और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर लिखता, तो वहां पर वो एफआईआर पर कोई नंबरिंग नहीं देता था, इस वजह से इसको जीरो एफआईआर कह दिया जाता। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं एफआईआर, तो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में लिखा जाता है और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है कि उन मैटर्स में तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया जाए।
अब ऐसी स्थिति में अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा, एफआईआर लिखने से मना करेगा, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन में डिले होगा जी और डिले होगा तो उसमें बहुत सारे एविडेंसेस वगैरह जो हैं जो शायद खत्म हो जाए, बहुत सारे एविडेंसेस वगैरह समाप्त हो जाए और उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं पर से जो जजमेंट होगा, जजमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। जी तो इस वजह से जीरो एफआईआर को मेरे ख्याल से मैंडेटरी अगर बना दिया जाएगा, जी और इसमें ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि अगर इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या स्टेटस है एफआईआर के बाद में इन्वेस्टिगेशन का, तो लोग जो होंगे, लोगों को जब इन सब चीजों के बारे में पता चलता रहेगा जी तो पुलिस ऑफिसर कहीं ना कहीं पर से इन्वेस्टिगेशन करने से अपने आप को बचाता है, जी कहीं ना कहीं पर से इस ड्यूटी का परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। जी तो ये एक लीगल ड्यूटी इंपोज करने से पुलिस ऑफिसर जो होंगे वो अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस सही तरीके से करेंगे। जी सर। और सर आजकल जो बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते थे हम्म। और जो हमारा एविडेंस एक्ट था वो शायद नए उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। वो शायद थंबनेल बायोमेट्रिक्स को रिकॉग्नाइज करता था या फॉरेंसिक्स को रिकॉग्नाइज करता नहीं करता था। तो सर ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया है, अब 170 सेक्शंस होंगे जिसमें 23 सेक्शनों को सर संशोधित किया गया है, 5 एक नया जोड़ा गया है और सर इसमें ये बात कही गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सर अब क्या फॉरेंसिक्स और थंबनेल और ई सिग्नेचर्स को भी सर एविडेंशियल वैल्यू उनकी मान ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल देखिए मेरे ख्याल से माना जाना चाहिए था, क्योंकि जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की शुरुआत की बात करते हैं जी तो ये 1872 का एक्ट है और उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय ना तो साइंस इतनी ज्यादा डेवलप थी, डीएनए वगैरह को कंसीडर नहीं किया जाता था लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को डिसाइड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को अगर हम कंसीडर करेंगे, एक अच्छे एविडेंस की तरीके से मानेंगे, जी सर, तो शायद जो पेंडेंसी बहुत लंबे समय तक रहती है उस पेंडेंसी को हम काफी हद तक कम कर पाए। जी सर। तो सर और अंत में सर जो हमारे छात्र हैं जो इस समय जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं जी, उनके मन में सर ये प्रश्न है कि क्या आईपीसी सीआरपीसी समाप्त हो गया है? तो सर इसका क्या जवाब है, जबकि हमने स्पष्ट भी किया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर इसमें एक्चुअली है क्या, ये आपके सामने भी मेरे ख्याल से आपको भी कई सारी कॉल्स आई हैं, मेरे पास भी कई सारी कॉल्स आई हैं, और मैं आज सुबह क्लास कर ले रहा था इंडियन पिनल कोड की, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आईपीसी पढ़ना ठीक रहेगा जी। तो खैर मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर अभी तो ये बिल पेश किया गया है और मुझे लग रहा है कि कानून बनने में काफी समय भी लग सकता है या बन भी जाता है, तो शायद आपके सिलेबस में इतनी जल्दी ये ऐड नहीं हो, अभी समय लग सकता है। और दूसरी चीज, प्रोविजन या कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट लगभग यही है, कुछ सेक्शंस में बदलाव किया गया, कुछ सेक्शंस जोड़े गए, नाम में बदलाव किया गया। तो आप अपने कॉन्सेप्ट जो क्लियरिटी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखिए, चीजें पढ़िए, जो भी इंडियन पिनल कोड में बताया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया, ठीक है, तो उन सब चीजों को आप अभी पढ़ते रहिएगा, जो भी कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ना पढ़ने से अच्छा है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे हाथ में है भी, गवर्नमेंट अगर कोई सिलेबस में नए एक्ट्स ऐड कर देगी तब भी हमें पढ़ना है। तो आपका काम ये नहीं है कि आप ये सोचें कि कब ऐड होगा कब नहीं ऐड होगा, या जो हमने पढ़ा उसका कोई मतलब रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिनको अमेंडमेंट करके खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में भी एग्जाम्स में वो चीजें पूछी जाती रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूपीपीसीएसजे 2018 के एग्जाम की अगर बात करूं तो 2010 में सीआरपीसी के सेक्शन 41 में अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट से पहले की स्थिति क्या थी उसको 2018 में पूछा गया। उसके अलावा में अभी जो 2023 में मेंस का एग्जाम हुआ यूपीपीसीएसजे, तो जो उत्तर प्रदेश जमींदारी में कुछ चीजें जो थी जिनको रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो वो भी अभी का जो एग्जाम था अभी के एग्जाम में पूछा गया। तो इसलिए देखिए, आपको नई चीजों को भी जानना है, आपको पुरानी चीजों को भी जानना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो पुराने लॉ से भी आ गया और लगभग 8 से 10 नंबर आपको दिलवाता है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में आपका बेनिफिट तो है ही है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे लोग कमेंट कर रहे थे, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि शायद सर अब पुराने एक्ट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, नया एक्ट आ गया। तो पहली बात तो अभी आया नहीं जी, और अगर आता भी है तब भी आपको उनमें जो पुराना एक्ट है उसके प्रोविजंस को जानने की आवश्यकता है। ठीक, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी फिलहाल इन तीनों बिल्स के बारे में एकदम इन डेप्थ एनालिसिस। हम आशा करते हैं कि आपके मन में जितने प्रश्न होंगी, शंकाएं होंगी, वो समाप्त होंगी और आप फिर से अपनी तैयारी में उसी जोश और उल्लास के साथ जुट गए होंगे।